जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो कि यह पूरा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। आपके पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका पेपर कोड है POL 302। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपके परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो दोस्त, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विकल्प शब्द पोर्ट्सक्रॉप किसने प्रयोग किया था? तो यह शब्द किसने प्रयोग किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलिकेव और विक। यह दोनों ने इस शब्द को प्रयोग किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रशासन का सरोकार कार्य को करवाने से परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूथर गुलिक का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो किसने एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो साइमन ने किया था, और लूथर गुलिक ने भी किया था, और स्मिथ और थॉमसन ने भी किया था। तो आपका राइट आंसर होगा 1, 3 और 5। 1, 3, 5 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में, 1, 3 और 5। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक ने प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देश के रूप में परिभाषित किया? तो किसने किया था? तब का राइट आंसर होगा जेम्स ए फिफनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करते हुए कीजिए। कथन दिया है, कथन ए, लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है। इसका कारण दिया है, विधायिका कार्यपालिका के खांचों की अधिकृत करती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है। यह कथन दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करते हुए कथन ए है, वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन के कानून को व्यापक रूप से व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए कार्य के रूप में परिभाषित किया, और कारण आर दिया है, उनके अनुसार कानून का एक प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का एक कार्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तो सत्य है किंतु आर गलत है। ए सही है लेकिन आर इसकी व्याख्या गलत तरीके से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर होगा लूथर गुलिक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल है, चाहे वह विधान शाखा की हो या कार्यकारी शाखा या सरकार की न्यायिक शाखा के इस कथन को झलकता हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण में यह सभी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी उपक्रमों की योजना, संगठन, निर्देश, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है, और अच्छे ढंग से काम करने के लिए सभी को सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह कथन किसका है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फेवल का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे सामने अब कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं बल्कि एक ही लोक और निजी दोनों मामलों पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फेवल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासन में भेद का समर्थन किया? तो किसने किया भेद का समर्थन? किसने किया? तो ये 2 नंबर में जो है MP फॉलेट, ये भेद का समर्थन नहीं किया। बाकी ये 1 में है पाल H
एप्पलबी और सर जोसिया स्टेप और हर्बर्ट साइमन, ये सभी लोग किए थे, लेकिन ये 2 नंबर वाले MP फॉलेट नहीं किए थे। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 3 4। 1 3 4 आइए देख लेते हैं कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 3 4, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकारी प्रशासन अपने सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होता है, उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों से इतना भिन्न होता है, जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा महोदय एप्पलबी के यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जब लोक प्रशासन का सरोकर इस नीतियों को लागू करने से है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुडनाव का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रॉबर्ट डाल के अनुसार लोक प्रशासन के उद्भव में निम्न में से कौन सा कारक बाधा नहीं है? इनमें से कौन सा कारक बाधा नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रशासन की बौद्धिक क्षमता, ये इस उद्भव की कारक में बाधा नहीं है, बाकी सब ये है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा, लोक प्रशासन का विज्ञान बनने का दावा खोखला है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, FW रिंग्स का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक है, इसको 1928 में नहीं बल्कि 1927 में लिखा गया था, ये प्रकाशन हुआ था। तो यही वाला गलत है आपका, बाकी सभी ये पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में आया था, और ये पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 की है, और ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैक्स वेबर के अनुसार किस मामले में नौकरशाही संगठन के रूप में श्रेष्ठ है? तो किस रूप में श्रेष्ठ है? तो निश्चितता में, स्थिरता में, अनुशासन और भरोसेमंदी, ये चारों सही है, चारों रूप में सही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तार्किकता किसका आधार है? तार्किकता किसका आधार है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कानून प्राधिकरण का। तो सही आंसर होगा केवल 3, जो कि कानून प्राधिकरण का अधिकार है, आधार है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने क्लासिकी दृष्टिकोण की व्याख्या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के रूप में की? तो आपका राइट आंसर होगा एल अर्विक। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन से हाथर्न प्रयोग के नतीजे हैं? कौन से हाथर्न प्रयोग के नतीजे हैं? तो मजदूर कटे हुए और असंबद्ध व्यक्ति नहीं होते, मजदूर की उत्पादना और शारीरिक कार्य की स्थिति निर्धारित होती है, मजदूर केवल आर्थिक कारक से ही प्रेरित होते हैं, मजदूर में अनौपचारिक समूह बनने की सुझाव होता है। तो ये तीसरा नहीं होगा, और ये 1 2 और 4 ये सही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है? इसमें से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, आर्विक, ये आदेश की एकता इनसे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया? किस बात पर ध्यान केंद्रित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा संगठन में निर्णय या निर्माण, इस पर ध्यान केंद्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने कहा था कि इससे पहले किसी विज्ञान के पास सिद्धांत हो उसके पास अवधारणाएं होनी चाहिए? यह कथन किसका है? तो महोदय साइमन का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यवस्था की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है? व्यवस्था की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर होगा 1 3 4। आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 3 4। 1 3 4 में कौन कौन से है? तो 1 में है यह कई उपव्यवस्थाओं वाली एकीकृत है, और 3 में है इसकी एक पहचान योग्य सीमा है जो इस परिवेश से अलग करती है, और 4 में है यह किसी परिवेश से नियंत्रण संपर्क में रहती है। तो 1 3 4 आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है? अनौपचारिक संगठन क्या होता है? तो ये भावनात्मक भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है और परंपरागत भी होता है और अलिखित भी होता है, लेकिन लागू नहीं होता और तार्किक नहीं होता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 26 है, टेलरवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक है कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा एल्टन मेयो। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का अर्थ क्या है? वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन का सबसे कुशल रूप। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक था? किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, थॉमस कार्लइल। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैज्ञानिक प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध? आपका राइट आंसर होगा मानव साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नौकरशाही के वेबरी मॉडल का बुनियादी गुण क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा योग्यता का क्षेत्र उनके बुनियादी गुण था। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्योल के अनुसार किसी औद्योगिक उपकरण की गतिविधियां है क्या है? तो नियोजन, संगठन, निर्देश और तालमेल नियंत्रण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, साइमन के बारे में कौन से कथन सही है? उन्होंने प्रकाशन को निर्णय और निर्माण का समतुल बनाया, बिल्कुल सही है। उन्होंने संरचनात्मक उपागम को विकल्प के तौर पर निर्णय निर्माण पर जोड़ दिया, ये भी सही है। उन्होंने तार्किकवाद पर आधारित प्रश्न की नई अवधारणा को प्रस्तावित किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने नियोजन और अनियोजन निर्णयों में भेद किया। तो ये सभी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये चारों ये सही है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 33 है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको सभी को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्रम में सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5। तो आप लोग देख लीजिएगा, पहले 3 आएगा विभिन्न उपागम को जानना, उसके बाद आएगा कार्यवाही का सर्वश्रेष्ठ रास्ता बताना, विभिन्न उपागम को जानना, कार्यवाही का सर्वश्रेष्ठ रास्ता बताना। उसके बाद से अस्थायी निर्णयों की जांच। तो पहले पे क्या है, विभिन्न उपागम को जानना, कार्यवाही का सर्वश्रेष्ठ रास्ता बताना, अस्थायी निर्णयों की जांच करना और उसके आगे है अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन करना। पहले अस्थायी निर्णयों को जांच करो, उसके बाद मूल्यांकन करो, उसके बाद अगले काम की शुरुआत करो। क्वेश्चन नंबर 34 है, साइमन द्वारा प्रतिपादित प्रशासन की नई अवधारणा किस पद्धति पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक प्रत्यक्षवाद पे सिद्ध आधारित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। तो आंसर को देखते हैं, 5, 1, 4, 2, 3। सबसे पहले हम विधायिका में प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसके बाद आम बहस होगा, उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान होगा, उसके बाद बिल विधेयक होगा, उसके बाद विनिमय विधेयक होगा, विनियोग विधेयक। तो आपका राइट आंसर होगा 5, 1, 4, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 36 है, बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा आर्थिक मामलों के विभाग। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा बजट शुद्ध होना चाहिए, सकल नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 है, यह कथन जिसका है, यह कथन मतलब किसका है? वित्तीय प्रशासन आधुनिक संस्कार का मर्म है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा हुनर आयोग का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये आपके आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी कि ये सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं केवल आर्थिक सर्वेक्षण को छोड़कर। बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र, अनुदान मांगों का सारांश और विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक, ये सभी प्रस्तुत किए जाते हैं, केवल आर्थिक सर्वेक्षण नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की
टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में बजट का उल्लेख नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हुआ है, वार्षिक बजट का, तो जो कि 112 में है, आर्टिकल 112 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर होगा 3, 4, 5। 3, 4, 5 में क्या है? संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर को समाप्त कर सकती है, संसद कर बढ़ा नहीं सकती, संसद कर बढ़ा नहीं सकती, संसद कर घटा सकती है, और ये बाकी संसद कर बढ़ा सकती है और संसद कर घटा नहीं सकती, ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन से कथन गलत है? इनमें से कौन से कथन गलत है? तो आपका राइट आंसर होगा 1 और 5। 1 और 5, 1 और 5 में क्या दिया है? 1 और 5 में क्या दिया है? पहला में है राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है, बिल्कुल ये सही है। और 5वां में क्या है? राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये भी सही है। और ये जो तीनों दिया है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की संचित निधि पर प्रभावित खर्च के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह संसद में मतदान का विषय है, नहीं। यह संसद में बहस का विषय है, बिल्कुल सही है। संसद में यह मतदान का विषय नहीं बल्कि बहस का विषय है। यह केवल लोकसभा में मतदान का विषय है, नहीं, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में है। संसद में चर्चा का विषय नहीं है, संसद में चर्चा का विषय है। इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है, संसद में मतदान नहीं हो सकता है इस पे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रशासन में वित्त सर्वत्र वैसे ही सम्मिलित है जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा मार्स्टेन मार्क की यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्यायोजन का अर्थ है कि किसी विशिष्ट अधिकार के उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा मूनी के यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राधिकार के प्रत्यायोजन का अर्थ महज दूसरों के कम या ज़्यादा विस्तार में काम देना नहीं, प्रत्यायोजन का मर्म है दूसरों के निर्णायक शक्ति देना ताकि वे अपने कामों की रूपरेखा के विषय समस्याओं को समाधान करने में अपने निर्णय का इस्तेमाल कर सके, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा मिलेट का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निर्णय निर्माण के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो यह कार्य का तरीका निर्धारित करने का काम है, बिल्कुल सही है। यह सभी पारंपरिक प्रबंधों के काम से जुड़ा है, नहीं। यह नीति निर्माण की समानार्थी है, नहीं। यह नीति निर्माण से जुड़ा है मगर उसका समानार्थी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 ये सही है, 1 और 4, 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MP फॉलेट का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रत्यायोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह किसी अधीनस्थ को यह अधिकार देता है कि किसी खास तरीके में वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, सही है। इसका अर्थ अंतिम प्राधिकार का स्थानांतरण नहीं है, ये भी सही है। इसका एक दैध चरित्र है क्योंकि दोनों के पास एक साथ प्राधिकार है, ये भी सही है। चौथा देखते हैं, यह पर्यवेक्षण नियंत्रण और समीक्षा के अधीन नहीं होता है, बिल्कुल सही है, ये गलत है इसे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।